अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। और प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि उन इशूज़ को डिस्कस करें, चाहे वो सियासी हो या समाजी, जिसमें कराची की अहम इशूज़ के ऊपर जो है वो बात हो। ताहम अभी जलसों की सियासत जो है उसका आगाज़ हो गया है। एमक्यूएम अपने जलसे कर रही है और साथ साथ लियारी में भी जलसा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। और दोनों जो लीडरशिप है दोनों सियासी जमातों की, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर संगीन नौयत के इल्ज़ाम भी लगाए हैं और साथ साथ तनकीद का शदीद निशाना भी बनाया है। और इसके ऊपर आज हम बात कर लेंगे, क्योंकि तनकीद बराए तनकीद हम देखते रहते हैं। जब जब इलेक्शन करीब आते हैं तो दोनों सियासी पार्टियों की जो लीडरान हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह करते हैं, मगर इसमें क्या कराची के जो मेन इशूज़ हैं वो कहीं दब तो नहीं जाते। इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ एमक्यूएम से मौजूद हैं साबिक रुकन असेंबली सलमान मुजाहिद बलोच साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्रोमिनेंट चेहरा है शैला रज़ा साहिबा, वो इस वक्त मौजूद है टेलीफोन लाइन पे। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोनों गेस्ट का। पहले मैं शैला रज़ा साहिबा आपसे जानना चाहूँगा, ये जो बातें की गई हैं कि 18वीं तरमीम को नहीं मानते, यहाँ सिंध में जो हैं वो जायदादें बनाकर जो है इसका पैसा जो है वो दुबई में जो है वो जायदादें बनाई गई हैं, और इस तरह की चीज़ों को आप कैसा देखती हैं? अच्छा, पहले तो ये कि थोड़ी सी आवाज बढ़ा लें आप अपनी, मुझे कम आ रही है। शैला साहिबा, अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? हाँ, अब बेहतर है। अच्छा, अब जो बेहतर जलसे है। हो रहे हैं ना एमक्यूएम के, शैला साहिबा, एमक्यूएम के जो जलसे हो रहे हैं ना उसमें वादे तौर पे ये बताया जा रहा है ये 18वीं तरमीम जो है ना वो बेसिकली उसके ऊपर तनकीद की जा रही है कि ये जो 18वीं तरमीम जो सूबाई इख्तियारात है उसके अंदर कराची के जो मसाइल हैं वो कहीं पे भी जो है वो हल होते दिखाई नहीं दिए, और साथ में पाकिस्तान लूटने वालों को दुबई में जायदादें बनाने की इस तरह की जो बातें हैं वो एमक्यूएम के जलसों से बराह रास्त हो रही हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहती हूँ कि अगर एमक्यूएम के जलसे हो और उसमें नफरत अंगेजी ना हो तो आपको पता नहीं चलेगा अच्छा, कि ये एमक्यूएम के बहरहाल जलसे हैं। मौक़िफ़ है अब आपका। नफरत अंगेज की बातें आ रही हैं, नफरत अंगेज बातें तो यकीनन एमक्यूएम के जलसे हो रहे हैं। पहले इन्होंने मलिक सऊदाबाद में यानी कोरंगी बल्कि कहते हैं वहाँ किया, तो वहाँ पे भी इनको जो कुर्सियाँ बिछवाई इनकी जो ख्वाहिश थी उससे कम दिखाई गई और वो भर नहीं सकी। फिर उसके बाद जो है औरंगी टाउन में हुआ, वहाँ पे उन्होंने एक खातून नजम जहरा के साथ हरासमेंट किया उसके साथ, और कि वो ये क्यों दिखा रही है कि लोग कम हैं। अब लोगों को इकट्ठा करने का तरीका यही है कि आप कुछ ऐसी बात बोलें कि जिससे उनके जज्बात जो हैं किसी तरह से उसको आप किसी तरह से जो है वो उनको नफरत दिलाएं उनको। तो ये अब पूरा ना चूरन है मतलब आप ये और कहना ये चाह बिक नहीं सकेगा। अच्छा शैला ये बिक साहब। नहीं सकेगा एमक्यूएम से, वो इस चूरन का बार नहीं उठा सकते अब, और अवाम तो इसे खरीदने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, जिस रही चूरन की बात आप ये बात कि कर रहे हैं। 18वीं तरमीम में जहाँ डिसेंटिंग वॉइस हैं वो अलग होती हैं, लेकिन बड़ी तादाद से ये पास हुई अल्हम्दुलिल्लाह, सारी पार्टीज इसमें बैठी। अब बेचारी एमक्यूएम में बचा क्या है, कोशिश एक हो रही है और उसमें खेचातानी भी चल रही है। आमिर खान नजर नहीं आ रहे अब, और कुछ और लोग भी गायब हैं। तो अब दो ही रह गए बच बचा के, एक खालिद मकबूल सिद्दीकी और एक मुस्तफ़ा कमाल। तो वो आपको मशरक़ मग़रिब नजर आते रहते हैं अक्सर। तो अब उन्हें कुछ चाहिए। रही बात कराची को देने की, तो वो पार्टी जो 35-40 साल जिसके एमएनए एमपीए लोकल गवर्नमेंट जिसके हाथ में रही हो, एनुअल डेवलपमेंट फंड एज एमपीए एमएनए हाथ में रहे हो और लोकल गवर्नमेंट के फंड हाथ में रहे हो, उन्होंने कराची को क्या दिया, ये सोचने वाली बात है। शैला साहब लाइन पे रहिएगा। 1965 के बाद से हाँ। दो पानी की लाइनें कराची को पानी देती थी, तीसरी लाइन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दी। अब उसमें से आप कहीं ना कहीं पहुंचवा दें। जिस औरंगी टाउन में खड़े होके बात कर रहे हैं, जरा पूछे तो कि इसमें जो हमारी बिहारी आबादी है उनको लेके कौन आया था, कौन लाया था, किसने बुलवाया था? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बुलवाया था। शैला साहब लाइन पे और रहिएगा, लाइन पे रहिएगा। मैं सलमान मुजाहिद बलोच से भी ज़रा इनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लूँ। शैला साहब ना बराह रास्त ये बात कर रही हैं कि देखिए ना ये जो मसाइल हैं उसके ऊपर एक अरसा एमक्यूएम रही है सलमान साहब, और बाकायदा तौर पे ये हकीकत लोग भी कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि इतने बजट्स थे तो क्या किया एमक्यूएम, तो एमक्यूएम ने तो रूल किया इस शहर के अंदर। बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब, आपको, शैला बहन को, सबको व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम।
دیکھیں شیلا بہن نے بات کی کہ بہاریوں کو لے کر کون آیا تھا، 71 کی بات کر رہی ہیں شاید یہ. تو میں یہ کہوں گا کہ 71 میں ملک پاکستان کو 2 لخت کس نے کیا تھا، 2 ٹکڑے کس نے کیے تھے، اور یہ کس نے نعرہ لگایا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم. یہ نعرہ کس نے لگایا تھا کہ اگر کوئی مغربی پاکستان کا رکن پارلیمنٹ مشرقی پاکستان گیا اسمبلی کو اٹینڈ کرنے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. ملک کو توڑنے کا ذمہ دار کون ہے؟ ان باتوں کا بھی مد نظر رکھا جائے کہ جب آپ ایک انگلی کسی پہ اٹھائیں گے تو چاروں انگلیاں آپ کی طرف ہی آئیں گی. اور محسورین پاکستان جو وہاں پہ پاکستانی فوج کے ساتھ لڑے، آج بھی وہ وہاں پہ ریڈ کراس کے کیمپس میں رہ رہے ہیں. نہ ان کو پاکستانی تسلیم کیا جا رہا ہے، نہ ان کو بنگلہ دیشی تسلیم کیا جا رہا ہے. تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو میرے خیال میں فیڈرل میں بھی رہی ہے، صوبے میں بھی رہی ہے. کیا انہوں نے کبھی محسورین پاکستان کو واپس لانے کے لیے کوئی اقدامات کیے، اپنے منشور کا حصہ بنائے؟ کوئی نہیں بنائے. اب میں آ جاتا ہوں جو میری بہن نے کہا کہ بیچاری ایم کیو ایم. اگر ایم کیو ایم اتنی بیچاری ہے اور صرف 2 ہی شخصیات نظر آتی ہیں انہیں، مصطفیٰ کمال اور خالد محمود صدیقی، تو ڈر اور خوف کس بات کا؟ نہیں، انہوں نے اس چیز کا بھی اظہار کیا ہے کہ وسیم اختر صاحب اور عامر خان صاحب کہاں موجود ہیں، وہ پارٹی میں فعال دکھائی نہیں دے وہ رہے. یہی ہے، وہ کہیں نہیں گئے، وہ یہی ہیں، وہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہ نہیں آئے. اچھا، ذاتی باقی مصروفیات ہیں. ایسا ہے، اچھا. عامر خان صاحب سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں، وسیم اختر صاحب ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان ہے، اور موجودہ دونوں برقرار ہیں. جلسے جلوس کی بات کر لی. ہاں، ایم کیو ایم پاکستان نے ابھی مومنٹم جو ہے وہ پکڑا ہے، مومنٹم بنانا شروع کیا ہے، عوام کو انگیج کرنا شروع کیا ہے، اپنے کارکنان کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا ہے، اور ایک پبلک کی سیاست کو کراچی میں پھر سے ریوائو کرنا شروع کیا ہے. میرے خیال میں ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. اچھا، ایک اور بھی بات کی تھی شیلا صاحبہ نے سلمان صاحب. علی رضا لیٹ می کمپلیٹ نا. اوکے. پریشانی انہیں ہو رہی ہے، اور پریشانی کیوں ہو رہی ہے کہ جو یہ ایک پلان بنا کے بیٹھے تھے، ایک منصوبہ بنا کے بیٹھے تھے کہ آنے والے جنرل الیکشن میں جو ایم کیو ایم کی جو دھڑے بندی ہے یا جو ایم کیو ایم کی جو ٹکڑے ہو چکے ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ آنے والے الیکشن میں کراچی میں میکسیمم دھاندلی کے ذریعے سیٹیں حاصل کر لیں گے قومی اور صوبائی اسمبلی کی. اب وہ ان کا خواب جو چکنا چور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ایم کیو ایم پاکستان مسائل کی ذمہ دار نہیں ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے 70 سالہ دور میں جب ایم کیو ایم پاکستان کے میئر کو بھرپور اختیارات ملے، انہوں نے کام کر کے دکھایا. جو 70 سالوں میں نہیں ہوا وہ ایم کیو ایم کے 2 میئر کے دور میں ہوا، فاروق ستار کے دور میں ہوا، پھر مصطفیٰ کمال کے دور میں تو 4 چاند لگ گئے اور شہر کراچی سیکنڈ بیسٹ سٹی کے تحت. نہیں، 2 میئر نے کر دیا. سوال لوگ شہری اٹھاتے سلمان صاحب، وسیم اختر صاحب بھی تو تھے. وہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے صرف اختیارات کا رونا رویا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. تو وہاں ڈیمیج نہیں ہوا کہیں نہ کہیں پارٹی کو؟ علی رضا، اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی ہے نا. 18ویں ترمیم کا آج ہم نے کیوں کہا کہ اچھا، اس کی وجہ سے کام نہیں ہو سکا. اوکے، 18ویں ترمیم. ایک سیکنڈ سلمان صاحب، لائن پہ رہیے گا سلمان صاحب. شیلا صاحب کرنے دو نا جی. اوکے. 18ویں ترمیم کا سن تو لو. اچھا. 18ویں ترمیم کا سب سے زیادہ بینیفیشری کون تھا؟ 18ویں ترمیم کا سب سے زیادہ بینیفیشری پیپلز پارٹی رہی، جس نے صوبائی سندھ میں اپنی لیجسلیشن کی، خاص کر کے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، اور پچھلے 15 سالوں سے سندھ کو اور شہر کراچی کو رول کرتی آ رہی ہے. دیہی اکثریت کی بنیاد پہ یہ جو شہری اکثریت ہے اس کو رول کر رہی ہے. اب آپ کا کے ایم سی ہو گیا، واٹر بورڈ ہو گیا، کراچی بلڈنگ کنٹرول کو انہوں نے ایس بی سی کر دیا، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی. شہر کراچی ملا ہے انہیں، ان کے پاس پورا صوبہ ہے، لیکن انہوں نے شہر کراچی کے شہریوں سے بدلہ لیا ہے. اچھا، میں جو بات سمجھاؤں سلمان صاحب میں جو بات سمجھاؤں، وسیم اختر صاحب سابق میئر کام کرنا چاہتے تھے، چونکہ 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کے پاس تھی، اس لیے سندھ حکومت کے پاس تھی، اس لیے انہوں نے کام نہیں کرنے دیا اور بدلہ نکالا. یہ موقف ہے آپ کا؟ مراد علی شاہ صاحب نے ان کو اختیار ہی نہیں دیا نا ایز اے میئر. میں پوچھ لیتا ہوں، میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیتا ہوں اس کے اوپر. کام کرنے کے لیے اب دیکھیں 2 کروڑ سے زیادہ کی اسکیم تو بنا نہیں سکتے تھے میئر صاحب. اس سے بڑا پروجیکٹ کرنے کے لیے ان کو چیف منسٹر کی اپروول چاہیے ہوتی تھی. وہ جب بھی بھیجتے تھے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اس کو ڈسریگارڈ کرتے تھے. وہ 1 گریڈ سے 4 گریڈ کی بھرتی ان کا حق تھا کے ایم سی میں، وہ نہیں کر سکے. وزیر اعلیٰ اس کو روک دیا. وہ کراچی کے لوگوں کے نوجوانوں کو روزگار دینا چاہتے تھے، یا کہ مسائل حل کرنا چاہتے تھے، کراچی میں بڑے پروجیکٹ دینا چاہتے تھے. پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صوبائی لیول پہ ایک لوکل گورنمنٹ بورڈ بنا لی، ایک اتھارٹی بنا لی. جو کام میئر کراچی کے کرنے کے تھے وہ کام انہوں نے لوکل گورنمنٹ بورڈ کے ذریعے سندھ حکومت نے کیے. یہ کون سی دنیا کا اصول، یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہم نے اور اس کی بنیادی وجہ آپ یہ سمجھتے ہیں 18ویں ترمیم ہے. اوکے سلمان صاحب، میں سمجھ گیا. شیلا صاحبہ اس پہ پوائنٹ آف ویو کریں. وہ کہہ رہے ہیں وسیم اختر صاحب بہت سارا کام کرنا چاہتے تھے، کراچی کی خدمت کرنا چاہتے تھے، کراچی کو تبدیل کر سکتے تھے، مگر چونکہ 18ویں ترمیم ہے اور اختیارات یقینی طور پہ آپ لوگوں کے پاس ہے، تو آپ لوگوں نے کام نہیں کرنے دیا اور بدلہ لیا ہے کراچی والوں سے.
पर जब आप जा रहे हो ना तो ये सोचो कि जिसके दर पे आप सर झुकाते थे उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था। भुट्टो साहब 71 में ना वजीर आजम थे ना सदर थे, मुल्क में मार्शल था, और वो ना उन्होंने ये बात कही, और जिस सहाफी ने ये लिखा था उसने खुद कहा कि ये मैंने लिखा था जो उन्होंने नहीं कहा था। तारीख को हमेशा से गलत करना, गलत कामों में इन्वॉल्व होना और फिर उसके बाद हाथ खड़े कर लेना हमारा नहीं है, हमारा तो काम नहीं था। ये इनका पुराना शेवा है, इनको तारीख ही का नहीं पता। जिस औरंगी टाउन में जाके मी कर रहे थे वहां पे सारे बिहारी जो हैं वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने बुलवाए और किसी ने नहीं बुलवाए, ये नहीं याद रखना चाहिए। मगर शैला और साहिबा, अल्हम्दुलिल्लाह जो ये बात करते हैं वसीम अख्तर की, तो वसीम अख्तर तो बिल्कुल आखिरी थे। मगर बिल्कुल कराची बुलाया को होगा। आपने क्या किया शैला साहिबा, कराची को आपने क्या किया मुझे बताएं ना। उसी वसीम अख्तर के लिए फैसल वाउडा नैप में गए और उन्होंने कहा कि भाई सिंध गवर्नमेंट तो 16 महीने में 20 अरब रुपए दे चुकी है, लेकिन इन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने लंदन का भी नाम लिखा कि वहां तक भिजवाए गए। उसी पीटीआई ने जिसने इनकी सीटें छीनी, उनके साथ फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, वहां पे इन्होंने सेंसस पास करा दिया। वो तो हम थे, वरना पिछले साल 17 अक्टूबर को इन्होंने पास करा दिए थे। मगर शैला साहिबा देखिए फैसला में ये तो हम थे जिन्होंने दोबारा कराए। बातें करते हैं बड़ी बड़ी, बनवा लो इनसे। मगर शैला साहिबा, हमने जो कराची में काम हो रहा है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एशियन बैंक से और वर्ल्ड बैंक से अमेरिकन डॉलर्स में आज से 4.5 साल पहले 803 अरब का माहिदा किया था। उसकी वजह से ये काम हो रहे हैं और बेहतर काम हो रहे हैं। मगर शैला साहिबा एक सवाल ये है, शैला साहिबा रजा साहब एक मिनट, क्योंकि सलमान साहब की तो बस शुरू की आवाज मुझे आई थी, उसके बाद तो आई नहीं, तो अच्छा, अब मैं अपनी मर्जी से बात करूंगी और मैं कहती रही मुझे आवाज नहीं आ रही। ओके। जब हमने 2008 के बाद हुकूमत ली है तो कराची दुनिया के 6 खतरनाक तरीन शहरों में था, 6ठे नंबर पे था। इन्हें बुरा लग रहा है बोरी में बंद लाशें नहीं मिल रही, इनको बहुत अफसोस हो रहा है ये भत्ता नहीं ले सकते, इन्हें अफसोस हो रहा है ये फितरा नहीं ले सकते, ये चंदा नहीं ले सकते। अब क्या करते कि रुइयां और बोरियां और सीमेंट के थैले नालों में डालते हैं। इनके एक बंदे ने कैंपेन चलाई, दो NA 236 में, वह 5 लोगों को जो है वो जख्मी कर दिया, उनमें से एक इनायत जो है वो शहीद हो गया। भाई ये अब कराची में नहीं चलेगा, इसलिए आप हम पे हमला नहीं करो, ना भुट्टो साहब पे जाओ, ना किसी और नफरत की बात पे करो, आप कुछ पॉजिटिव होने की कोशिश करो। हम चाहते हैं कि वाकई आप लोग सियासत करो, क्योंकि मुल्क में पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत होना चाहिए। लेकिन अगर आप दोबारा से अच्छा शैला साहिबा, अब मुझे इजाजत दें, आपका बंदा जेल में। अब मेरी बारी। अच्छा नहीं, एक सेकंड, एक सलमान साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, देखिए आप दोनों को और मुझ समेत हमें नाजरीन देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे यकीनी तौर पे, और वो इस चीज़ का भी अंदाज़ा और जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि आप भी प्रोमिनेंट एक चेहरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रूल करती है सिंध के अंदर, और सलमान मुजाहिद बलोच साहब आप भी जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो यकीनी तौर पर एक अहमियत की हामिल, एक पॉलिटिकल पूरी की पूरी एक पोजीशन रखती है कराची शहर और इसके दीगर सिंध के दीगर इलाकों में। ये जो औरंगी की अभी बात हो रही है कि आप फरमा रही हैं, अच्छा जब आप बात करें ना तो मुझे उनकी बात तो आनी चाहिए ना। मैं रिपीट कर दूंगा शैला साहिबा, मगर सवाल तो फिर टाइम जाया होगा ना, उनकी आवाज को सही अब आएगी। अच्छा शैला साहिबा, वो जो औरंगी का शहरी है ना जहाँ पे इन्होंने भी जलसा किया और जिसपे आप बता रही हैं कि भुट्टो साहब लाए थे, बिल्कुल, मगर उसके जो मसाइल हैं वो आज की तारीख में भी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा संगीन नौयत के हैं। पानी के लिए बच्चे माएँ हाथों में जो हैं वो बाल्टियाँ उठा उठा के मुंतज़र रहती हैं कि पानी आएगा, कब आएगा। लाइनें नहीं मौजूद अब तक पानी के मसाइल, सीवरेज के मसाइल जूं के त्यों हैं। एक अजीब व गरीब इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों को मिला हुआ है, मतलब हर तरह से कोई बड़ा अच्छा अस्पताल जो वहाँ पर हमने खुद जायज़ा लिया है कि वहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटेशन होनी चाहिए वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों सियासी जमातों को ये सोचना नहीं पड़ेगा। मैं इसका जवाब देना चाहूँगी और मैं ये कहना चाहूँगी कि कराची के बहुत सारे इलाकों में पानी का भी मसला है, सीवरेज का भी मसला है, क्योंकि
भत्ताखोरों ने तो कुछ किया ही नहीं। भत्ताखोर, आप तो डायरेक्ट इल्जाम लगा रही हैं शैला साहिबा, आप डायरेक्ट भत्ताखोर कह रही हैं। इल्जाम लगा रही हूँ, मैं इल्जाम नहीं लगा रही। कराची में चाइना कटिंग करने वाले कौन, बागों पे कब्जा करने वाले कौन, गटरबाजी के खत्म करने वाले कौन, ग्राउंड कब्जा करने वाले कौन। तो मैं जो कहना चाह रही हूँ वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमने बतदरीज इस फंडिंग के साथ पूरी कराची में काम करना शुरू किया है और वेस्ट में भी हम काफी मंसूबे ले गए हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हाँ मसाइल है। अगर ये 35 साल इनके पास लोकल गवर्नमेंट रही, MNA MPs इनके थे, सवाल तो इनकी तरफ भी बनता है ना कि वहाँ पे लाइनें क्यों नहीं गई। अच्छा, एक सादा सा सवाल शैला साहिबा, आप समझती हैं, आप दिल पे हाथ रखिए, कह सकती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पे कराची के साथ इंसाफ किया और डिलीवर किया है, क्या आप कह सकती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब भी रही है और जब से है, MPA MNAs को जब तक एनुअल डेवलपमेंट बजट दिया जाता था वो दिया गया, जो इनका एलोकेटेड अमाउंट बनता है लोकल गवर्नमेंट का वो दिया गया। वरना इनको तो शौक था हर बात से अदालत जाने का, चाहते ना अदालत के हमने पैसे NFC और PFC की बड़ी डिबेट रहती है शैला साहिबा। हमने दिए और इसके बावजूद भी कि इनको बजट दिया, ऊपर से हमने कराची में काम किया है और यही वजह है कि आज कराची का रिजल्ट बदल चुका है, कराची के अवाम जाग चुके हैं। बस एक सेकंड लाइन पर रहिएगा, सलमान साहब वेट कर रहे थे अपने जवाब देने का। सलमान साहब क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्ट भत्ताखोर और ये सारी चीजें अब तक आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। अली भाई, शैला बाजी ने तो बहुत कुछ कह दिया, अब कहाँ से मैं शुरू करूँ? आप जहां से शुरू करना चाहें शुरू करें सलमान साहब। 3-4 सवाल आपने उनसे कर दिए और शैला बाजी का ये बड़ा पुराना आर्ट है, वो टाइम देना जानती है टॉक शो में, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बोलने के लिए मौका नहीं देती, आई नो। लेकिन मैं फिर वही शुरू करता हूँ कि आईना उन्हें दिखाया तो बुरा मान गए। अच्छा। हमने तो सिर्फ हकाइक पे बात की है ना, 71 और 70 की जो तारीख है वो हमने तारीखी किताबों से बात की है, तारीखी हवालों से बात की है। अब जिसने भी लिखा था उसने वही लिखा था जो कहा गया था, जो तकरीर की गई थी। मैं नहीं कहता, सब लोग कहते हैं, जर्नलिस्ट भी कहते हैं, मीडिया पर्सन भी कहते हैं, कोई नहीं कहता, आ जाते हैं ना। कोई नहीं कहता। 72 में जो है वो कोटा सिस्टम किसने नाफिज किया? 40%, 60% कराची को जो है वो किसने यहाँ पे तो कोटा सिस्टम मौजूदा चीजों से हट जाएंगे, इसका भी जवाब इनको चुप कराएं। अली भाई अब इनको चुप कराएं ना प्लीज, मैंने इनका एहतराम किया, मैं खामोश रहा। मुझे आवाज ही नहीं आ रही है ना, मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं चल रहा है, प्लीज मुझे आवाज करवा दे। वो ये कह रहे हैं कोटा सिस्टम की बात कर रहे हैं कि कोटा सिस्टम किसने नाफिज किया, भी आगाज किया है। शैला साहब, मैं जो इंपॉर्टेंट बात होगी ना मैं आप तक पहुंचाऊंगा, अगर कभी कम्युनिकेशन का मसला भी हो जाएगा तो। अली भाई मुझे कंप्लीट कर दीजिए कि MQM के पास लोकल गवर्नमेंट जब भी रहा MQM ने डिलीवर किया। आज जहाँ तक ये बिहारियों की बात करिए, क्रेडिट ले रही है कि बिहारियों को वो लेकर आए, तो बिहारियों के तो आज भी मसले हैं। औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, आज भी जो बिहारी हैं उनके NIC CNIC आज भी जो है नादरा ने ब्लॉक किए हुए हैं। क्या पाकिस्तानी नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी को अपनी वफाकी हुकूमत के दौर में और अपने सूबाई हुकूमत के दौर में कभी उन्होंने मसला उठाया? कभी नहीं उठाया। जब भी उठाया MQM पाकिस्तान ने और MQM पाकिस्तान ने उठाया और MQM पाकिस्तान आज इस पे कोशिशें कर रही है। कराची को जब भी पानी का यहाँ पे जो 3 MGD की जो लाइन का जो इजाफा किया गया, MQM का जो नाजिम था मुस्तफा कमाल, उसके दौर में क्या गया, हम तो जो है वो K4 का प्रोजेक्ट भी देकर गए, K3 का प्रोजेक्ट हमारे दौर में मुकम्मल हुआ। यहाँ पे जो है वो सड़कों का जाल, अंडरपासिस का जाल, ब्रिजेस का जाल किसने बिछाया? शेर कराची को उसकी शक्ल में 2005 से 2008 तक लाया गया। हाँ, जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, आगा सिराज दुरानी वजीर बल्दियात बन गए, उन्होंने जो है सिटी नाजिम के इख्तियारात पे कट लगाना शुरू किया। एक्चुअली इत्तेफाक से उस वक्त मैं भी UC नाजिम था बल्दिया टाउन से, और मुझे पता है हमने क्या क्या फेस किया। ये कहती है MNA MPA आपके पास है, MNA MPA का क्या इख्तियार होता है सिवाय लेजिस्लेशन के? भाई वजीर आला तो आपका था, वज़रा तो आपके थे, सारे महकमों के वज़रा आपके थे, इंपॉर्टेंट वज़रा। और ये जो भत्ताखोर बार बार कह रही है ना, ये एक्चुअली अपने वजीरों को कह रही हैं, ये अपने वजीर आला को कह रही हैं, ये अपने पीपल्स पार्टी की रहनुमा को कह रही हैं। जब कोरोना आया था यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में, शहर कराची में क्या हुआ, यहाँ के ताजिरों से जाके पूछें, यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी से जाके पूछें, एक एक फैक्ट्री को खुलवाने के लिए यहाँ पे करोड़ों रुपए भत्ता मांगा गया। ये भत्ताखोरी किसने की? हमने नहीं की। ऑडियो क्लिप सामने आए, यहाँ पे कैसेटें सामने आई, व्हाट्सएप पे मैसेजेस चले बड़े बड़े ताजिरों के, बाद में उनको धमकाया गया, उनको डराया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। भाई क्या सिर्फ कराची में कोरोना आया था? कराची से बाहर आप निकले, हैदराबाद से लेके कश्मीर तक कोई कोरोना नहीं था, कोई पाबंदी नहीं थी। कराची में 2 बड़ी कम्युनिटी हैं जो बिजनेस करती हैं, एक उर्दू स्पीकिंग, एक पश्तो स्पीकिंग।
दोनों कम्युनिटी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है, दोनों एमक्यूएम की जो है वो वोटर सपोर्टर है और एक जो है वो दूसरी पार्टी की है। एमक्यूएम में भी पर्सनली उन्होंने इन दोनों कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोरोना में भत्ताखोरी की। आज भी जो है रिकॉर्ड पे मौजूद है। आज ये सिस्टम की बातें हो रही है, ये सिस्टम का चेहरा किसके सर जाता है? केडीए में अलग सिस्टम, एसबीएसई में अलग सिस्टम, वाटर बोर्ड में अलग सिस्टम, केएमसी में अलग सिस्टम, सिंध के जो सिंध सेक्रेटेरिएट में अलग सिस्टम। कोई भी काम सिस्टम के बगैर नहीं हो सकता। तो ये सिस्टम किसने मुतारफ कराया? ये सिस्टम भी इसी 15 साल जो फिरौनियत का दौर गुजरा है पीपल्स पार्टी का सिंध में, कराची में, उसकी पैदावार है। आज स्ट्रीट क्राइम जो है इतना रैम्पेंट हो गया है कि यहाँ पे डाकुओं को, गैर मकामी डाकू आके कराची के नौजवानों को असले से लूटते भी हैं और बबांगे बेल मारते भी हैं। पुलिस को इन्होंने पॉलिटिसाइज कर दिया। पुलिस के जितने भी अफसरान लगे सारे के सारे जो मेरिट पे नहीं लगे, फोन पे लगे, पर्चियों पे लगे, सिफारिशों पे लगे। तो उन्होंने क्या खाक लॉ एंड ऑर्डर? ये तमाम चीजें हो रही थी, एमक्यूएम कहाँ थी? सलमान मुजाहिद बलोच साहब सवाल करते हैं शहरी, सारी चीजें हो रही थी, एमक्यूएम कहाँ थी? क्यों नहीं रोक पाई एमक्यूएम? क्यों एहतजाज नहीं किया? क्यों सड़कों पर नहीं आई? ये शहरियों का सवाल है सलमान साहब। आपने आर्मी चीफ ने आके जब से ये मामला को देखना शुरू किया है, एपेक्स कमेटी के इजलास हो रहे हैं, निगरान हुकूमत अपना काम कर रही है, उसके बाद उन्हें धचका लगा है। करप्शन की फाइलें खुली हैं, अरबों रुपए जो है दीवारों से निकल रहे हैं, तहखानों से निकल रहे हैं। भाई जब आपने सिंध का पैसा जो आपको एनएफसी, सलमान साहब लोग सवाल ये कर रहे हैं, एसबीसी का सिस्टम चल रहा था तो एमक्यूएम कहाँ थी? जब दीगर जमीनों पे कब्जे हो रहे थे तो एमक्यूएम कहाँ थी? लोग कहते हैं कि जब ये तमाम सिस्टम अपने जोरों शोर से काम कर रहा था तो एमक्यूएम क्यों सड़कों पर नहीं आई? मैं जवाब देता हूँ। लोग कहते हैं एमक्यूएम ने अली रजा, एमक्यूएम ने असेंबली में आवाज को उठाया, एमक्यूएम ने सुबह असेंबली में आवाज को उठाया, एमक्यूएम ने मीडिया में आवाज को उठाया, एमक्यूएम ने प्रेस में आवाज को उठाया, एमक्यूएम ने नेशनल असेंबली में आवाज को उठाया। बल्कि हम ये कहते हैं कि आज ये एमक्यूएम को इतना बुरा भला कह रही हैं, बत्ताखोर कह रही हैं। अभी जो 16 महीने की इनकी पीडीएम की हुकूमत गुजरी, जिसमें इनका चेयरमैन वजीर खारजा बन के घूम रहा था, इनके दीगर लोग ये वजीर बन के घूम रहे थे। अरे मैं कह रहा हूँ ये हमारी खैरात थी आपको 7 वोटों की। अगर एमक्यूएम 7 वोटों की खैरात ना देती पीडीएम को, ना ही वजीर आजम होता, ना ही वजीर खारजा होता। जहां तक बात करती है कराची में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, मेयर के हवाले से, ये भी आपको खैरात में दिया एमक्यूएम ने कि जाओ ले लो, जैसे पहले आपको दिया था। ये एमक्यूएम ने बहुत बड़ा जुमला दिया है सलमान मुजाहिद साहब, बहुत बड़ा जुमला के खैरात में दिया। मैं शैला साहिबा से ले लेता हूँ सलमान साहब। अली एक मिनट, बाइकाट हमने क्यों किया? हमारा स्टांस इन्होंने खुद साबित किया। हमने कहा कि जेरी मैंडरिंग की गई, हमारी यूसीओ को कम किया गया। बाद में बल्दियाती इलेक्शन के बाद इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 53 यूनियन काउंसिल को कराची में बढ़ाया, 53 यूनियन काउंसिल को बढ़ाया और हमारी बात सही साबित हुई। और हमने कहा था कि पीपल्स पार्टी कराची की मेयरशिप पे कब्जा करना चाहती है। ये बात जमात इस्लामी को समझ नहीं आई, पीटीआई को समझ नहीं आई। लेकिन अब मसला ये है कि वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, वो बिल्ली जो है वो खंबा नोचे। अब इनका यही हाल रहेगा। अब इन्हें आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। कह रहे थे बिलावल को वजीर आजम बनाएंगे, अरे खाक वजीर आजम बनाएंगे। नवाज शरीफ आ रहा है वजीर आजम बनने के लिए। ओह माय गॉड, शैला साहिबा अब तो आपको आवाज आ गई होगी, उन्होंने बड़ा हार्श लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। किसे कह रहे हैं? बिल्ले को ये नहीं मालूम कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं थे और फेडरल गवर्नमेंट में आप भी इससे हिस्सेदार थे, आपका भी मिनिस्टर था, आपने हमें खैरात नहीं दी, शहबाज शरीफ को दी होगी, जिसके लिए आप समझ रहे हैं कि आइंदा उनकी हुकूमत है तो आप फिर उनके साथ होंगे। दूसरी बात इनको मैं ये बताना चाहती हूँ क्योंकि तारीख के बड़े कच्चे, एमक्यूएम बनी 2 नारों से, एक बिहारियों को वापस लाना और एक सिस्टम। बिहारियों को तो हम लेकर आए, ठीक है, और हम मानते हैं कि हम लेकर आए, फखार अली भुट्टो को इसका बिल्कुल जाता है इसका पूरा सेहरा। अब इनका दूसरा नारा था कि कोटा सिस्टम खत्म करेंगे। भुट्टो साहब ने जाहिर है कोटा सिस्टम सेकंड टाइम लगाया था, पहला किसी और ने लगाया था, वो भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है वो 10 साल के लिए था। भुट्टो साहब की अपनी हुकूमत उन्होंने 4 साल में खत्म की, 5वां साल नहीं किया, ठीक है। पहले जियाउल हक आया, उसने एक्सटेंड किया, फिर इनको वजूद में लाया जियाउल हक। और ये कोटा सिस्टम जो है ये फेडरल मैटर है। हमारे अलावा जब भी फेडरल में हुकूमत हुई ये उसका हिस्सा थे। इन्होंने कभी वहां पे आवाज नहीं उठाई कि कोटा सिस्टम खत्म किया जाए। ये भरपूर हिस्सा थे, ये सिंध गवर्नमेंट का भी हिस्सा थे। इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट में कभी आवाज नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? आप क्या समझती हैं? क्यों नहीं उठाई? शैला साहिबा आप क्या समझती हैं?
रिकॉर्ड निकाल के देख लें। आप क्या समझते क्यों नहीं उठाई? एक मिनट, इनको हर 10 साल बाद ये एक्सटेंड होता है। भुट्टो साहब की तो शहादत हो गई थी 79 में, 4 साल के लिए उन्होंने नाफिज किया था, तो इन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? हर फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट थे। और जरा असेंबली में जो इनके लोग थे उनसे पूछें कि 18वीं करने में उनका क्या किरदार था। और हाँ, अब जरा ये भी पूछें इनसे, ये तो थे नहीं बेटा, बीच में नाराज भी हो गए थे, कि जो इस वक्त असेंबली में सिटिंग थे इनके मेंबर्स, उन्होंने हर कदम पे मुराद अली शाह के इक़दामात को जो उन्होंने कोविड में लिए सराहा है। अच्छा, अब पता नहीं उनसे इनकी बनती है या नहीं, या आजकल जो क़यादत है उनसे बन रही है या नहीं, ये हमें मालूम ही नहीं है। रही बात तो और जो इन्होंने बातें की उसमें सिस्टम की बात हुई थी, इनको ये मालूम ही नहीं है कि अगर अब्बास साहब से उन्होंने कहा कि ये मैंने लिखी थी, भुट्टो साहब ने नहीं कहा था ऐसे। और भुट्टो साहब उस वक्त कोई जो है वो मुल्क के वजीर आजम थे नहीं, उसमें सदारती निजाम था, माशाल्लाह था, उन्होंने अपनी पार्टी से कहा था जो कुछ कहा था, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। लेकिन मैंने कहा ना, मत खुश करना चीजों को। अच्छा शैला साहबा, ये सिस्टम क्या है? शैला साहबा, सिस्टम क्या था ये? सिस्टम इनसे पूछना चाहती हूँ कि नेमतुल्लाह खान के जमाने में 9,000 खासरोग थे, आपने 60,000 कर दिए, फिर भी कराची गंदा था। आपने खुद ही, आपकी डीएम चीज ने रेजोल्यूशन पास करके सॉलिड वेस्ट बुलाई, और अल्लाह का शुक्र है आज कराची बेहतर नजर आ रहा है। सिस्टम इनके यहाँ चल रहा होगा, जब तो सारी चाइना कटिंग हो गई थी, सिस्टम इनके यहाँ चल रहा था, जब तो गटर बागी से कट गए थे, खत्म हो गए थे, और सारे जो ग्राउंड थे हॉकी के और सबके, उन पे शादी हॉल थे और पता नहीं क्या क्या था। तो सिस्टम इनका था और इनका चल रहा था, वो डैमेज हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्होंने बात की पख्तूनों की, तो भाई पख्तूनों से लड़ाई आपकी होती थी, हमारी जो पहली गवर्नमेंट आई है बीबी की शहादत के बाद, और हमारा काम था आप दोनों की सुलह कराना। हाँ। हमारा नहीं था। आपने कराची को वहां पहुंचा दिया कि लोग हैं वो ख्वार हो गए। आप इसलिए बल्दियाती में नहीं गए कि आप नहीं चाह रहे थे जाना, तो आपसे खुशामद की थी कि भाई आप बल्दियाती इलेक्शन लड़ें, लेकिन आप नहीं समझे। और ये आप पूछ सकते हैं अपने बड़ों से। अच्छा शैला साहबा, बात ये कि देखिए मुल्क में कवानीन बनते और बनाने वाले इंसान ही हैं, उसमें कमी बेशी भी हो जाती है। जहाँ यूनियन काउंसिल बनी तो जो पुराने इंतखाबात में उनको उन्होंने ये नहीं कहा कि नल एंड वाइट हो गए, मतलब उसमें उन्होंने उस नियत को सही रखा। तो इनको समझना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि आपका काम है अपनी पार्टी मजबूत करें, आपको मजबूत करनी चाहिए, आपको अच्छी पॉजिटिव स्पीच करनी चाहिए। आप शुरू करें दोबारा से, आपको सब जरूरत है। अच्छा है आपकी पार्टी है और वो पार्टी मजबूत हो और एक अच्छी सिस्टम के तहत दूसरी पार्टी मिलके आपके साथ चले, जो भी हो। एक कमेंट कर दिएगा शैला साहबा, एक कमेंट। लेकिन आप नेगेटिव होके चलेंगे तो फिर जवाब तो मिलेगा। और अच्छा जब एक कमेंट कर दिएगा। आप मेरे कायद तक जाएं तो फिर मुझे तो आपका कायद ढूंढना पड़ेगा ना कि कौन है। तो वो तो उन्होंने अपने कायद का तो बाइकआउट कर दिया है ना, अब मसला क्या है? नहीं तो आपने कर दिया ना, हमने तो नहीं किया। आप उसे बुरा कहें, मेरे कायद को आप क्यों बुरा कह रहे हैं, वो भी गलत झूठी तारीख लगा के। तो आप बेहतर ये है आप बिल्कुल हमें क्रिटिसाइज करें, लेकिन अल्लाह के लिए कराची को अब नफरत ना दे। कराची बहुत लाशें उठा चुका, कराची अमन चाहता है, कराची परवान चढ़ रहा है। अल्लाह का शुक्र है जो अभी एक लहर है वो पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की है, कराची से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, तो वो यहाँ पे दूसरे किस्म की होती है बात। लेकिन इसको हमने ही संवारना है। और आप जो है वो जब पावर में भी थे तो आप नेशनल लड़ाई थे, कोई एहसान नहीं था। अच्छा शैला साहबा, इस शहर का शहरी ये आखिरी बात कर रही हूँ, बीबी साहिबा की शहादत के बाद हम जब भी आए, हम सिंपल मेजॉरिटी में आए सिंध में, लेकिन हमने हमेशा इसलिए साथ लिया कि हमें कराची में और पूरे सिंध में कराची के साथ डिलीवर करना है। जब भी बात करें मोहब्बत की करें, भाईचारे की करें। बहुत अच्छी बात है शैला साहबा। एक सवाल मेरा ये बता दिएगा सिर्फ कि देखें अब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब है, तमाम इदारे तमाम उनके साथ मौजूद हैं, अगर अब भी वो कामयाब नहीं हो पाते तो कसूरवार कौन होगा?
देखिए अभी तो इख्तियारात मिले हैं कुछ दिन पहले, आपको पता है, वरना तो केयरटेकर गवर्नमेंट आ गई थी। हमारी एक ही आवाज उठ रही है पूरे पाकिस्तान में कि पंजाब में तो डेवलपमेंट फंड दिया जा रहा है, आप सिंध को भी दें। आपके सामने हम मुसलसल जो बात कर रहे हैं वो हम यही कर रहे हैं कि सिंध का जो बजटेड डेवलपमेंट फंड है आप उसको रिलीज करें। और सिर्फ कराची ही नहीं, पूरे सिंध का इस वक्त 21 लाख घर बनाने थे, उनका मसला है। और कराची के भी बहुत मसाइल हैं। और जितनी आबादी यहाँ पे बढ़ रही है, क्योंकि दूसरे सूबों के वो हालात नहीं है, वो मौसम नहीं है। यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पर केपी से और खास तौर पर सराइकी बेल्ट से और बलूचिस्तान से लोग आ रहे हैं। यहाँ के वसाइल तो देखें ना, वसाइल तो लिमिटेड ही होते हैं ना, वो कम होते रहते हैं बिल्कुल वक्त के साथ। तो यहाँ पे आबादी बढ़ रही है। हम इतनी आबादी कराची कैसे संभालेगा? हमें इस पे बात करनी चाहिए कि जो भी फेडरल गवर्नमेंट हो, हर सूबा अपने लोगों के हिसाब से यहाँ पे हिस्सा डाले। यहाँ पे मैं ग्राउंड पे काम कर रही हूँ, तो जिस हल्के में मैं काम कर रही थी वहाँ पे 21 साल से लोग केपी से और बलूचिस्तान से और सराइकी बेल्ट से 16 साल से 15 साल से आके बैठे हुए हैं, यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उनके शनाख्ती कार्ड अभी तक उसी सूबों के हैं और वो वोट डालने भी वहां नहीं जाते। और यहाँ पर भी वो वसाइल के मामलात है, वसाइल और तो ये दीगर हमारे चीजें। पास इतने मामलात हैं कि हमें नफरत से निकलना होगा। हमें बहुत सोच समझ के अच्छी बातें करनी होंगी कि बहुत हम कुछ शुक्रिया, बेहतर दे सके। बहुत शुक्रिया शैला साहिबा टाइम देने के लिए। टेलीफोन लाइन पे मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही थी। साथ ही सलमान मुजाहिद बलोच साहब का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पे और टाइमली रखा और चीज़ों को बेहतर अंदाज़ में बताने की कोशिश की कि जी MQM का क्या मौक़िफ़ है और जो इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगाए गए उसके ऊपर भी एक दूसरों ने जो दोनों रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने उसके ऊपर बात की। नाज़रीन, मगर इस शहर में रहने वाला जो शहरी है वो यही सोचता है कि इन तमाम मसाइल का हल कब निकलेगा, मेरे घर के नलके में पानी कब आएगा, मेरे बिजली के बिल्स कम कब होंगे। जिस तरह दीगर पंजाब के इलाके मुझे बेहतर दिखाई देते हैं, वो ये शहर जिसको कहा जाता है कि ये माशी हब है, ये चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, और साथ साथ बोला जाता है और कहा जाता है ऐवान में खड़े होके कि ये शहर है जो सिंध का दारुल खिलाफा है, उसकी किस्मत कब बदलेगी, इधर के हालात कब बदलेंगे। ये इस शहर का एक नुआ है जो हर शहरी जो है वो जहनों में उसके सवाल उठते हैं और उठाता दिखाई देता है। और नाज़रीन, अब हम एक ब्रेक के पास जाते हैं क्योंकि कलील वक्त हो गया है, वक्त ख़त्म की तरफ है और एक स्टोरी है कहाँ एक अफसोसनाक वाक़या इस शहर के साथ पेश आया है, उसको डिस्कस करेंगे। पहले ब्रेक पर जाते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं।